नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र में जंगल की आग और बढ़ती बादल फटने की घटनाओं के बीच मिले संबंध संकेतों की। बताएंगे कैसे बैटरी लागत को कम कर देगी IIT हैदराबाद द्वारा विकसित ड्यूल कार्बन बैटरी। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। फॉरेस्ट फायर और बादल फटने की घटनाओं में संबंध के मिले संकेत, बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं के आकलन और पूर्वानुमान में सहायक होगा भारतीय शोधकर्ताओं का ताजा अध्ययन। CSIR की ऑक्सीजन संवर्धन इकाई सबसे बेहतर स्वदेशी समाधान। इंडियन चेस सोसाइटी ने CMERI द्वारा विकसित उपकरण को माना मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया तकनीक। IIT हैदराबाद ने विकसित की लागत प्रभावी डुअल कार्बन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन सकती है भारतीय शोधकर्ताओं की ये तकनीक। और फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में युवा बना सकते हैं बेहतर भविष्य। अपराध अन्वेषण सहित अन्य क्षेत्रों में बढ़ रही है फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मांग। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन के मुताबिक जंगल की आग और बादल फटने की घटना के बीच संबंध हो सकता है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और IIT कानपुर के इस संयुक्त शोध में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जिस ओर संकेत करते हैं। यह अध्ययन हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे प्रदूषकों और बढ़ती चरम मौसम घटनाओं को समझने में सहायक हो सकता है। एक रिपोर्ट। हिमालय क्षेत्र में बादलों का फटना एक चरम मौसमी घटना है। भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में बादल फटने से अक्सर जान माल का नुकसान होता रहा है। इसी तरह इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जंगल की आग भी एक समस्या बनी रहती है। अब भारतीय शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में किए गए एक शोध के द्वारा जंगल में आग लगने की घटनाओं और बादल फटने के बीच संबंध का संकेत मिला है। उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में 1 अगस्त 2018 से 30 जून 2019 तक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी बादल संघनन नाभिक की मात्रा का अध्ययन किया और पाया कि इन कणों की मात्रा फॉरेस्ट फायर के दौरान सबसे ज्यादा थी। ये कण बादल फटने की घटनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल हिमालयाज में इस तरह के कोई मेजरमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने ये क्लाउड ऑब्जर्वेटरी सेंट्रल हिमालयाज में इस्टेब्लिश की। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत इस्टेब्लिश की गई, जिसके अंतर्गत 2018 में एक नया नेटवर्क प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज और एरोसोल्स। इसके तहत एक CCN क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को बहुत बखूबी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजर करने वाला जो काउंटर है वो IIT कानपुर का है और उसको ले जाकर इस हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी में इस्टेब्लिश किया गया और इसने हमें पूरे साल भर का 2019 का डेटा दिया, जिसके आधार पे ये फाइंडिंग्स हमने पब्लिश की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित जलवायु कार्यक्रम के तहत किए गए इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पहली बार इन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विभिन्न मौसम परिस्थितियों में बादलों को बनाने और घना करने वाले केंद्रीय कणों यानी CCN की सक्रियता को मापा और बादल निर्माण और स्थानीय मौसम की जटिलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद हिमालय क्लाउड वेधशाला में इन बूंदों को ड्रॉपलेट मेजरमेंट तकनीक CCN काउंटर से मापा गया। बादल संघनन नाभिक धूल, राख या नमक जैसे सूक्ष्म कण होते हैं जिन पर सुपर सैचुरेशन की स्थिति में जल वाष्प संघनित होकर कोहरे या बादल की बूंदों का रूप ले लेती हैं। इसलिए फॉरेस्ट फायर से इन कणों की मात्रा बढ़ना इन क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं में अधिकता का कारण हो सकता है। इन कणों को बढ़ाने में परिवहन प्रदूषण और आवासीय उत्सर्जन भी कारक पाए गए हैं। आपको समझना होगा कि जब आग लगती है तो
कई तरह के पार्टिकुलेट मैटर उस आग से निकलते हैं, जिसमें सूट पार्टिकल होता है, ऑर्गेनिक एरोसोल होते हैं और कुछ और तरह के भी पार्टिकल्स निकलते हैं जो जब ऊपर जाते हैं हवा के साथ तो वो आपस में मिल जाते हैं। ये इस फाइंडिंग में दिखाया गया है, क्योंकि जब फायर काउंट बढ़ा है तब सीसीएम कंसंट्रेशन भी बढ़ा है और ये कई बार देखा गया है और ये नंबर बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये क्लाउड के स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इनका क्लाउड बस्ट पे भी कुछ असर हो सकता है, जिसको और समझने की जरूरत है। यह अध्ययन शोध पत्रिका एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में प्रकाशित किया गया है। भारतीय शोधकर्ताओं का ये अध्ययन हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे प्रदूषकों के स्रोत का सही आकलन करने और बादल फटने जैसी चरम मौसम घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मददगार होगा, जिसके आधार पर उचित आपदा प्रबंधन रणनीति तैयार की जा सकेंगी। कोरोना काल में CSIR की प्रयोगशालाओं ने कई कारगर समाधान उपलब्ध कराए। ऐसा ही एक समाधान था केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा विकसित ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। हाल ही में इंडियन चेस सोसाइटी ने इस उपकरण को मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया तकनीक का दर्जा दिया है। CSIR CMERI की ये तकनीक कोविड के अलावा भी चिकित्सा क्षेत्र में ऑक्सीजन की अन्य जरूरतों को पूरा कर सकती है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने आवश्यकता, अनुसंधान, उत्पाद और उपयोग की कड़ी को ज्यादा नजदीक कर दिया। इस बीच देश के सभी विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों ने सीधे जरूरत से जुड़कर त्वरित समाधान उपलब्ध कराए। दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन प्रणालियों से लेकर ऑक्सीजन संवर्धन इकाई तक कई उपयोगी तकनीकों का विकास किया। खासकर कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरत को देखते हुए CMERI की ऑक्सीजन इनरिचमेंट तकनीक बेहतर समाधान साबित हुई। हाल ही में इंडियन चेस्ट सोसाइटी द्वारा एलिमेंट ऑफ होप इन कोविड एरा ऑक्सीजन विषय पर आयोजित वेबिनार में देश के अग्रणी श्वसन रोग विशेषज्ञों ने इस तकनीक को बेहतर और मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया तकनीक बताया। When we studied, we found an oxygen concentrator providing oxygen level more than 90% for the first few अध्ययन में हमने पाया कि ऑक्सीजन सांद्रक पहले कुछ घंटों तक 90% से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद उनका प्रदर्शन कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि 5 से 10 LPM वाले सांद्रक ज्यादा इस्तेमाल करने पर कार्य नहीं करते। हमारा उत्पाद 5, 10 या 15 LPM पर 90% से अधिक ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। फर्क यह है कि हमारा ऑक्सीजन संवर्धक लगातार काम कर सकता है और एक जंबो सिलेंडर का विकल्प बन सकता है। Continuously, that is 24/7 can replace jumbo cylinder even in one day. CSIR CMERI द्वारा विकसित ये ऑक्सीजन संवर्धन तकनीक प्रेशर स्विंग तकनीक, एड्सॉर्प्शन और जियोलाइट कॉलम के सिद्धांत पर काम करती है और हवा से नाइट्रोजन अलग कर शुद्ध ऑक्सीजन उत्पादित करती है। इसमें 5 से लेकर 15 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन संवर्धन यूनिट तैयार किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए एक उन्नत ऑक्सीजन संवर्धन इकाई पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्र फ्लो रेट और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन FiO2 कंट्रोल लगे होंगे। इन उपकरणों द्वारा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान बेकार जाने वाली ऑक्सीजन को भी ट्रैप कर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन भार काफी कम हो जाएगा। So this is important contribution of CSIR CMERI. If you have heard the name of CSIR CMERI का ये महत्वपूर्ण योगदान है। अस्पतालों में उच्च प्रवाह नेजल कैनुला थेरेपी में भारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारी 15 LPM ऑक्सीजन संवर्धन इकाई हर बेड से जोड़ी जा सकती है, जिससे 66 रोगियों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। हमने जो स्वदेशी तकनीक विकसित की है, इसे लघु और मध्यम उद्योग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इस तरह ये आयात को कम करेगी। Manufactured or can be manufactured by MSME. So it reduces import.
इन उपकरणों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन्हें लघु एवं मध्यम उद्योग भी तैयार कर सकें। कई उद्योगों को यह तकनीक हस्तांतरित की जा चुकी है। अब CMERI एक उन्नत ऑक्सीजन मास्क तकनीक पर काम कर रहा है जो वायरल लोड संचरण से सुरक्षा प्रदान करेगी। CSIR का ये संस्थान लगातार जन उपयोगी समाधान विकसित करने पर काम करता रहा है और इसकी यही विशेषता कोविड महामारी में भी काम आ रही है। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। पच्चीकारी सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी। लातिनी भाषा में कहें तो पीट्रा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में अब डुअल कार्बन बैटरी का नाम भी जुड़ गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये स्वदेशी बैटरी मौजूदा लिथियम आयन बैटरी का लागत प्रभावी और सुरक्षित विकल्प बन सकती है। ये नवाचार चिकित्सा उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक कई अनुप्रयोगों के लिए सस्ती ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करा सकती है। एक रिपोर्ट। बैटरी आधारित तमाम उपकरणों, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सौर ऊर्जा भंडारण और अब इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च क्षमता वाली बैटरी की उपयोगिता बढ़ी है। इसके लिए मौजूदा समय में विभिन्न लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज जैसी भारी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन महंगी धातुओं से पर्यावरण को तो नुकसान हो ही सकता है, साथ ही बैटरी की लागत बढ़ जाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के रसायन विज्ञान विभाग ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका और DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से ड्यूअल कार्बन बैटरी तकनीक विकसित की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस तकनीक से लिथियम आयन बैटरी जितनी कुशल बैटरी बहुत कम लागत में तैयार की जा सकती है। खास बात ये कि भारी धातुओं का इस्तेमाल न होने के चलते ये बैटरी ज्यादा पर्यावरण अनुकूल भी होगी। हमने 5 वोल्ट डुअल कार्बन सेल विकसित किया है जिसमें बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड को कार्बन इलेक्ट्रोड से बदल दिया है। इसका ऑपरेटिंग करंट 4.6 वोल्ट है और ऊर्जा घनत्व लगभग 100 वाट घंटा प्रति किलोग्राम है, जिसे 15 वाट घंटा प्रति किलोग्राम यानी अभी उपलब्ध लिथियम आयन सेल के ऊर्जा घनत्व जितना बढ़ाया जा सकता है। डुअल कार्बन सेल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें किसी धातु संग्राहक का उपयोग नहीं होता। लिथियम आयन सेल की तुलना में ये सेल हल्का और 25% सस्ता होगा। ड्यूअल कार्बन तकनीक में बैटरी सेल के लिए कार्बन फिल्टर मैट्स का प्रयोग किया गया है, जो इलेक्ट्रोड और कैथोड तथा एनोड दोनों रूप में कार्य करता है। प्रयोगशाला स्तर पर अभी इस बैटरी का ऊर्जा घनत्व 100 वाट घंटा प्रति किलोग्राम है, जिसे 150 वाट घंटा प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि मौजूदा लिथियम आयन बैटरी की दक्षता के बराबर है। ऊर्जा घनत्व बैटरी के वजन के अनुपात में उसकी ऊर्जा भंडारण को प्रदर्शित करता है। शोधकर्ता इस घनत्व को और बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पारंपरिक लिथियम बैटरी महंगी और निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसी अलोह धातु पर आधारित है, लेकिन हमने पूरे उत्पाद को सस्ते और सुरक्षित कार्बन में बदल दिया है।
ये उपकरण पारंपरिक बैटरियों की लागत को 25% तक कम कर सकता है और विभिन्न उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों, इलेक्ट्रिक वाहन, चिकित्सा उपकरणों में भी इसकी उपयोगिता होगी। कार्बन की आसानी से उपलब्धता के चलते ड्यूअल कार्बन बैटरी की लागत में 20 से 25% तक कमी की जा सकती है। इस तरह ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी का सस्ता विकल्प बन सकती है, जिसका प्रयोग उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों, परिष्कृत बैटरी से चलने वाले चिकित्सा उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिर ग्रिड में किया जा सकता है। यूं तो विज्ञान का हर क्षेत्र खोज और अनुसंधान से जुड़ा होता है, लेकिन अगर आपको विज्ञान के द्वारा कानून की मदद करना, रहस्यों को उजागर करना रोमांचित करता है, तो फॉरेंसिक साइंस सबसे बेहतर विषय हो सकता है। युवा विज्ञान की इस विधा में महारत हासिल करके कानून व्यवस्था सहित कई अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में हम आपको फॉरेंसिक साइंस में भविष्य बनाने की जानकारी दे रहे हैं। जब भी कोई गंभीर आपराधिक घटना घटित होती है तो फॉरेंसिक टीम का नाम जरूर सुनने में आता है। पूरी दुनिया में अपराधों, नागरिक विवादों को हल करने, अनसुलझी घटनाओं को सुलझाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए फॉरेंसिक साइंस पर ही भरोसा किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस एक बहुविषयक क्षेत्र है, जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान सहित इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनके द्वारा फॉरेंसिक वैज्ञानिक किसी घटना से जुड़े भौतिक, रासायनिक या डिजिटल साक्ष्य संरक्षित करने और जुटाने में मदद करते हैं। इस काम में बहुत ही शांत और व्यवस्थित लोगों की जरूरत पड़ती है, जो छोटे से छोटे पहलू और साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अन्वेषण कर सकें। इंक्विजिटिवनेस का जो एक वो फैक्टर है, वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो उन चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज छोटे छोटे एविडेंसेस मिलते हैं और उन चीज़ों को एक साइंटिफिक वे में इंटरप्रेट करना। सो फिर दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है एनालिटिकल स्किल्स, कि नॉलेज तो है आपको, लेकिन वो एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। एंड देन आफ्टरवर्ड कम्स द पावर ऑफ, यू कैन से, इंटरप्रिटेशन। सो वन इज़ योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप क्या क्या देख रहे हो, कैसे उनको एनालाइज कर रहे हो, और उसके बाद में कैसे उनको एक मेथोडिकल वे में इंटरप्रेट कर रहे हो। ओनली देन वन पर्सन कैन बिकम ए गुड फोरेंसिक साइंटिस्ट, आई शुड से। विज्ञान विषयों के साथ 12वीं के बाद फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में जाया जा सकता है। इच्छुक छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों से फॉरेंसिक साइंस में सर्टिफिकेट, बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट कोर्स कर सकते हैं, जिनमें फॉरेंसिक साइंस में बीएससी, फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, फॉरेंसिक साइंस में पीजी डिप्लोमा, फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी और फॉरेंसिक साइंस में एमफिल कोर्स शामिल हैं। फॉरेंसिक से जुड़ी विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता भी हासिल की जा सकती है। फॉरेंसिक जीव विज्ञान, फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फॉरेंसिक रसायन विज्ञान, फॉरेंसिक विष विज्ञान, फॉरेंसिक अस्त्र विज्ञान, फॉरेंसिक कीट विज्ञान, फॉरेंसिक वनस्पति विज्ञान, डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक। भारत में फॉरेंसिक साइंस में डिग्री उपलब्ध कराने वाले प्रमुख संस्थानों में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान मुंबई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान दिल्ली, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, मणिपाल विश्वविद्यालय मणिपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर आदि शामिल हैं, जहां संस्था विशेष नियमों के आधार पर उम्मीदवार एडमिशन ले सकते हैं। इनके अलावा कई निजी शैक्षणिक संस्थान भी ये पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। बीएससी तो कोर डिग्री हो गई, बेसिक ग्रेजुएशन हो गया। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में फिर डिफरेंट जब हम बात करते हैं तो फिर वो डिफरेंट डिविजन्स की बात आ जाती है कि वो कोई बच्चा जो है टॉक्सिकोलॉजी में कर रहा है, कोई सीरोलॉजी में कर रहा है, कोई बायोलॉजी में कर रहा है, कोई बैलिस्टिक्स में कर रहा है, या जैसे वो साइबर फोरेंसिक्स और या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे हैंड राइटिंग एनालिसिस या कोई फोर्जरी, सिग्नेचर फोर्जरी, इस तरह की बात आती है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बात आती है, तो वो भी एक डिवीज़न है फॉरेंसिक साइंसेस की। कोर्स पूरा करने के बाद प्राप्त विशेषज्ञता के आधार पर अभ्यर्थी
फॉरेंसिक विशेषज्ञ, फॉरेंसिक वैज्ञानिक, अन्वेषण अधिकारी, कानूनी सलाहकार, हस्तलिपि विशेषज्ञ या शिक्षक आदि के तौर पर विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे आने वाले समय में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स जो भी हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास वर्कलोड बहुत है। करेंटली बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं। आई थिंक गवर्नमेंट जो है इसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश भी कर रही है कि उनको जल्दी से जल्दी वैकेंसीज़ भरें। भारत में केंद्रीय और राज्य अन्वेषण ब्यूरो, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और अन्य संबंधित संस्थानों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ रखे जाते हैं। इसके अलावा अब बैंकिंग, फाइनेंस और कस्टम जैसे क्षेत्रों में भी फॉरेंसिक्स की मदद ली जाने लगी है। जिस तरह दुनिया भर में अपराध बढ़ रहे हैं, उनके तरीके बदल रहे हैं, फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में देश के अलावा विदेशी एजेंसियों में भी प्रशिक्षित युवाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई, और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत में गहन प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अब डीएसटी के विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड SERB ने इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसके तहत उद्योग प्रासंगिक अनुसंधान में क्षमता विकास के लिए अपनी तरह का पहला उपक्रम फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट लॉन्च किया गया है। इस पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्लेटफॉर्म सिस्टम, सर्किट और आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सामग्री और उपकरणों, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में अनुसंधान के अवसरों में वृद्धि होगी। ये पहल विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2021 के मसौदे के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ विज्ञान और अभियांत्रिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने का एक उपक्रम है। SERB इंटेल सहयोग विज्ञान और अभियांत्रिकी में अनुसंधान के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाने का उत्कृष्ट अवसर होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तालमेल बनाया जा सकता है जो उद्योग विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 28 जून को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि सीरीज की ये सबसे आधुनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ओडिशा में किए गए इस परीक्षण के दौरान टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों द्वारा मिसाइल पर नजर रखी गई। मिसाइल ने तय कार्यक्रम के अनुसार अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर है और ये लगभग 1000 किलोग्राम तक पेलोड या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत ने 1989 में पहली बार अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। तब से अब तक DRDO इस सीरीज के अंतर्गत कम और लंबी दूरी की 5 मिसाइलें विकसित कर चुका है। नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका के शोधकर्ताओं ने एक पूरी तरह घुलनशील अस्थायी पेसमेकर विकसित किया है। ये बिना बैटरी का वायरलेस, बहुत हल्का और लचीला उपकरण है। पेसमेकर ऐसा उपकरण होता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का काम करता है।
इस छोटे पेसमेकर का इस्तेमाल हार्ट सर्जरी के बाद स्थायी पेसमेकर प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे मरीजों या अस्थायी पेसमेकर की जरूरत वाले रोगियों के लिए किया जा सकता है। इस पेसमेकर के सभी तत्व जैव संगत हैं, जो 5 से 7 हफ्तों में खुद ही शरीर में घुलकर खत्म हो जाते हैं। इसे निकालने के लिए दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेसमेकर नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर बाहरी स्रोतों से ऊर्जा का स्वयं उत्पादन करता है। ये अध्ययन हाल ही में नेचर बायोटेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। खगोल वैज्ञानिकों के ताज़ा अध्ययन के अनुसार ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों को निगल जाते हैं और उनके बीच होने वाली टक्कर से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे पृथ्वी से टकराती हैं। 1 अरब साल पहले ऐसी ही खगोलीय घटना से पैदा हुई तरंगों के संकेतों का अब अमेरिका और यूरोप में पता चला है। ये अध्ययन शोध पत्रिका एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में बेंगलुरु स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेस के वैज्ञानिक डॉक्टर शाश्वत कापड़िया ने भी मदद की है, जो कि लाइगो इंडिया वैज्ञानिक सहयोग के तहत अनुसंधान में सहयोग करता रहता है। जनवरी 2020 में न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल के बीच टक्कर की 2 अलग अलग घटनाओं GW200105 और GW200115 को पहली बार अमेरिका की लाइगो और इटली की वर्गो गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं द्वारा दर्ज किया गया था। इन घटनाओं से उत्पन्न तरंगे लगभग 90 लाख वर्ष बाद धरती पर पहुंची हैं। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।